ओके बच्चा लोग, वेलकम बैक। ठीक है, रिज्यूमिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो यहां देखो, दिस इज बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एंड यहां क्या देख रहे हैं हम लोग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एंटीबॉडीज। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, एंटीबॉडीज। ठीक, अब बेसिकली एंटीबॉडी है क्या? इफ यू लुक एट दिस फिगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल और जनरल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? एंटीबॉडी आर प्रोटीन्स, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड बेसिकली बाय आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द एंटीजेंस। ठीक है, फाइन। दे आर बेसिकली proteins that are produced against the antigens that enter our body or in response to antigens that enter our body. तो हमारी बॉडी में एंटीजेंस घुसती है, to fight them the antibodies are present. ठीक है, produced. एंटीजन क्या हो गया? एंटीजेन। एंटी का मतलब है एंटीबॉडी, जेन का मतलब है जनरेटिंग. So antigen are those components that help in generating antibodies. ठीक है, antibodies are those substances which are produced against the antigens. ठीक है, तो एंटीजन बाहर से आता है लेकिन एंटीबॉडी आपकी बॉडी में प्रोडक्शन होती है. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. क्यों? ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा आता है नीट वगैरह में. फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. ठीक है, तो डोनर ना कभी एंटीबॉडीज नहीं बनाता. डोनर का काम है देना, तो उसने एंटीजन दिया. रिसिपिएंट जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है. क्लियर करो. एंटीबॉडीज आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ द रेसिपिएंट, नॉट बाय द डोनर. ठीक है, ओके. So now let us look at the structure and everything. An antibody has 4 polypeptide chains. प्रोटीन है तो ऑब्वियसली प्रोटीन का मतलब मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. बहुत सारी अमीनो एसिड जोड़ दो तो क्या बनता है बच्चा? पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, इसमें 2 लाइट चेन रहते हैं, 2 हैवी चेन रहते हैं. सिंपल सी बात है. लाइट चेन मतलब छोटे चेन, हैवी मतलब बड़े चेन. H2L2 मतलब 2 heavy chains and 2 light chains. ठीक है, यहां ध्यान दो. ये जो छोटे छोटे चीजें देख रहे हैं आप, ये और ये हो गए आपकी लाइट चेन्स. ये आपकी बड़ी स्ट्रक्चर है ये, सो ये हो गया हैवी चेन. सिंपल. लाइट मतलब ऑफ अ लेसर मॉलिक्यूलर वेट, हैवी इंप्लाइज ऑफ अ ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट. तो जो चीज छोटी है उसकी वेट भी कम होगी, जो चीज बड़ी है उसकी वेट ज्यादा है. तो हैवी चेन्स आर बिगर, लाइट चेन्स आर स्मॉलर. फाइन. अब इसकी 2 कंपोनेंट से ध्यान दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? यहां पे और यहां पे ये वेरिएबल पार्ट्स और वेरिएबल कंपोनेंट्स, इनको हम लोग VC बोल. VC अर्थात वेरिएबल कंपोनेंट्स. ठीक है, क्यों? इनकी जो शेप है, फॉर्म है, वो वेरिएबल है एंड दैट इज द रीजन ऑफ दिस स्पेसिफिसिटी. क्यों? जो एंटीजन आकर यहां बाइंड करेगा उसके हिसाब से आपकी एंटीबॉडी की शेप जो है, फॉर्म जो है, वो एडजस्टेबल होती है. इट कैन एडजस्ट इट्स शेप और फॉर्म अकॉर्डिंगली, इसलिए इसे वेरिएबल चेन बोला जाता है. ठीक है,
बाकी की चीज में देर इज नो वेरिएबिलिटी, वो फिक्स है, इसलिए उस पार्ट को, यहां से लेकर नीचे की पार्ट को कांस्टेंट चेन बोला जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, अंडरस्टूड? ऊपर वेरिएबल, नीचे की तरफ कांस्टेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? फाइन। बीच में देखिए आप, ये पॉलीपेप्टाइड वाली जो रीजन्स है, they are connected by disulfide bridges. So disulfide bridges are those bonds which actually hold the chains steadily. अब ये डाइसल्फाइड ही क्यों है? आपको याद होगा, suppose you would have remembered, there are amino acids like glycine, methionine, ठीक है, इनमें ना भाई सल्फर रहता है, दे पोजेस सल्फर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो दो सल्फर कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वो आपकी डाइसल्फाइड ब्रिज कहलाती है। इज दैट क्लियर? मींस disulfide bridge cannot be formed between two non-sulfur amino acids, नहीं होगा। डाइसल्फाइड ब्रिज का मतलब है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, उनके बीच में बॉन्ड प्रोडक्शन हुआ है, दैट बॉन्ड इज द डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, इज दैट क्लियर? अरे समझ में आया? फाइन, दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसे थॉरोली समझो। ठीक है, ओके। देन कम्स द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ना इन एंटीबॉडीज को नॉर्मली हम लोग नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबिन। आपको कौन कुआ जाए रे? इम्यूनोग्लोबिन। शॉर्ट फॉर्म रे कौन लिखिलु? आईजी। तापरे यही आईजीज मानकर ना दिया गोला नेम्स, तो क्या हो गए? आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी एंड आईजीएम। ए डी ई जी एम, देखो, ए डी जी ई एम, ए डी ई जी एम। ठीक है, ओके। आंकर शेप गुड़ाकु टिके ध्यान दियो। नॉर्मली जो एंटीबॉडीज हमर अछंदी, दे आर मोनोमर्स। देखो यहां पे सिंगुलर मोनोमर्स। सो DEG, they exist as monomers, but singular. A, you know, it exists as a dimer. ठीक है, and M exists as a pentamer. 5 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। बुझला रे? DEG ये मोनोमर्स के फॉर्म में सिंगुलर यूनिट्स हैं। ए आपकी डाइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगुलर मोनोमर भी होता है, बट नॉर्मली डाइमर फॉर्म में था। कौन सी? ए। एंड एम जो है वो लार्जेस्ट है, दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटामर, 5 कंपोनेंट्स को मिला। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन, चलो बढ़िया। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यून रेस्पॉन्स भी आती है, दैट इज बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है विद इन द बॉडी, इट इज इट इज रेफर्ड टू एज इम्यून रेस्पॉन्स, और इट इज कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, फाइन, ओके। ओके, नाउ जस्ट अ सेक।
Fine. Okay. Now, that is referred to as immune response. Now, immune response कितनी प्रकार की हो सकती है, उनको थोड़ा ध्यान दो. Look at it. First of all, when you talk of immune response में दो प्रकार की चीजें हैं. One, cell mediated response or CMI. The other is humoral और antibody mediated response. एक आपकी CMI और सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स है एंड दूसरी आपकी ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स है. ठीक है, फाइन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेसिक रेस्पॉन्सेस इन्वॉल्व्ड. वन इज द ह्यूमरल, that is antibody mediated immune response. The other is cell mediated immune response or CMI. ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, AMI और CMI. एब्रीविएशंस है, इजी है याद रखने में. ठीक है, AMI is antibody mediated immune response, CMI is cell mediated immune response. मीन सिंपल सी बात है, जहां पे एंटीबॉडी इन्वॉल्व होते हैं वो AMI कहलाती है, जहां पे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो CMI कहलाती है. नथिंग डिफिकल्ट इन इट. ठीक है, अब ये कैसे होते हैं वो देखना. Now, look into this. When you talk of antibody mediated response or AMI, वो कैसे चल रहा है देखिए. It is the immune response. It is the immune response mediated by antibodies, as I have already said you. Mediated by antibodies. ठीक है, fine. Okay. Antibodies are found in the blood plasma, so also termed humoral. क्यों? ब्लड को ह्यूमर भी बोला जाता है. ठीक है, फाइन. अब ये कैसे हुआ देखिए यहां पे. एंटीबॉडीज, ठीक है, इन्होंने वायरस के ऊपर हमला कर दिया और उसके सरफेस पे चिपक गए वायरस. ठीक है, वायरस के ऊपर एंटीबॉडीज जाकर चिपक गए ऐसे. दीज आर ऑल द एंटीबॉडीज जो वायरस के ऊपर चिपक गए. ठीक है, बिकॉज वायरस की सरफेस पे क्या होता है, कैप्सिड होती है, तो कैप्सिड की भी आपकी एंटीजेंस रहती है. नाउ दोज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द कैप्सिड, दे बाइंड टू द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एंटीबॉडीज. ठीक है, तो वेरिएबल चेन जो है आपकी एंटीबॉडी की, उस पे ये जाकर चिपक जाते. ठीक है, फाइन. नाउ एंटीबॉडीज एंड ये वायरस चिपक गए. अब क्या होता है देखो, ये वायरस नाउ कैन नॉट बी इफेक्टिव. क्यों? बिकॉज वायरस के बाहर, प्रोटीन कैप्सिड के बाहर जो एंटीजन थे वो उसको रिकॉग्निशन में हेल्प करते थे. मतलब जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या ऑन करते हो, नेविगेटर सिस्टम, जीपीएस. द जीपीएस टेल्स यू द डायरेक्शंस, यहां जाओ, यहां से लेफ्ट लो, राइट लो, वगैरह वगैरह. फिर बोलता है फाइनली यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन. ठीक है, अब मान लो आपको छोड़ दिया गया, रास्ता वास्ता नहीं पता आपको, अंधेरा है पूरा. ठीक है, एंड जीपीएस फैसिलिटी भी नहीं है, कहां जाओगे, भटक जाओगे भाई. सेम गोज हियर ऑल्सो. इनका जो सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन्स रहता है, एसआरपी, प्रेजेंट कहां पे, कैप्सिड पे, वो ही एंटीजन है. नाउ दैट डिटरमाइंस कि ये जाकर एक पर्टिकुलर सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे इन्फेक्ट करेंगे. वायरसेस आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक. मतलब हर वायरस हर प्रकार की सेल को इन्फेक्ट नहीं करता. रिमेंबर दिस. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन. तो स्पेसिफिक है. लेकिन जब उसके ऊपर जाकर ये एंटीबॉडीज चिपक गए, अब वायरस क्या हो गया, इनइफेक्टिव. क्यों? भटक गया भाई.
कंफ्यूज हो गया कि जाना किधर है, तो वो घूम फिर के और किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, as a result of which it becomes now ineffective. फिर उसके बाद क्या होएगा, ये जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर फैगोसाइटिक। ये क्या है बच्चा, फैगोसाइटिक। ठीक है, ये फैगोसाइटिक वाले सेल्स जो है, लेट दैट बी न्यूट्रोफिल्स, लेट दैट बी मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये उस पर्टिकुलर वायरस को निकल जाएंगे, खा जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे उसका एंड डिस्ट्रॉय कर देंगे। बुझे लगवांडा, दैट इज हाउ द इम्यून रिस्पॉन्स वर्क्स। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया, although all do not function in the same way, but this is the mechanism how it functions. Fine. उसके बाद देखो, look at this types of acquired immune response. ठीक है, types of acquired immune response में next comes is cell mediated response और CMI। वो था antibody mediated, ये है cell mediated। कैसे होएगा देखो, it is the immune response mediated by T lymphocytes और T cells, specifically कौन सी T cells भाई, TC cells और T cytotoxic। T cells को ना हम लोग कौन सी कैटेगरी में तोड़ देते हैं, ध्यान दो, T cells can be divisible into TC, that is T cytotoxic, TH, T helper cells, TM, T memory cells, and TS, T suppressor cells. TC, TH, TM, TS. TC का अर्थ है साइटोटॉक्सिक, H का अर्थ है हेल्पर, M का अर्थ है मेमोरी, S का अर्थ है सप्रेसर। समझ में आया, चार कैटेगरीज है, TC, TH, TM, TS, CHMS। ठीक है, ओके, अलग अलग फंक्शंस इनकी, बट यहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है TC, T साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, ये नेचुरल किलर सेल्स है, NK, दे आर NK सेल्स। कैसे काम करते हैं दैट विल सी। देखो, द बॉडी कैन डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, एंड द CMI कॉजेस ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ है। जितनी सारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होती हैं दैट आर कॉल्ड ग्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये ग्राफ्ट्स को सबसे बड़ा रिस्क होता है किससे, आंसर इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, वो कौन करते हैं ना, टी सेल्स करते हैं। ठीक है, सो द बिगेस्ट थ्रेट टू एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और सिंपली बोला जाए तो ऑर्गन रिजेक्शन व ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन is carried out by cell mediated immune response which is due to the T cells। ठीक है, ओके, ये होता कैसे, ध्यान दो इस पे। यहाँ पे T cells makes contact and releases granules। ठीक है, ध्यान दो इधर बच्चा, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल है, मिला आपको, मतलब इस वायरस इस सेल के अंदर बहुत सारी वायरसेस है, प्लेंटी ऑफ वायरसेस है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो वायरसेस की वजह से, वायरसेस ने क्या किया, व्हाट डिड द वायरस डू, यस, वायरस ने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्सेट्रा अंदर बनाए। यस, नाउ ये जान के हमारा TC सेल जो है, मतलब साइटोटॉक्सिक T सेल, ठीक है, T लिम्फोसाइट का TC सेल, फाइन, ये वहां पहुंच गया। इसने क्या किया, इसने एक प्रकार के इट रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, हाउ विल इट रिकॉग्नाइज, नाउ
बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ये जो सेल था जो कि इन्फेक्टेड सेल था, इसने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए व पार्टिकल्स बनाए, दे आर नोन एज MHC। MHC का अर्थ क्या होता है बच्चा? मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो। Because of the infection, the infected cell starts to produce certain proteins or particles. ठीक है, ये आपके recognition of that particular infection को help करते हैं। ठीक है, now this particular collection of proteins that are present on the infected cell, इसे हम लोग MHC complex बोलते हैं। MHC क्या होता है? मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ये जब तक नहीं होगा, टी सेल्स को पता नहीं चलेगा कि वेदर द सेल इज गुड और इन्फेक्टेड। ठीक है, तो सेल इन्फेक्टेड हुआ बोल के कैसे पता लगेगा भाई? MHC। ठीक हो जी। तो वंस MHC हो गया, रिकॉग्निशन किसने कर लिया? टी सेल ने कर लिया। ठीक है, अब टी सेल इस पे हमला करने जाएगा। कैसे करेगा? ध्यान दो। टी सेल्स ने कुछ ग्रैन्यूल्स बनाए, प्रोड्यूस किए। ठीक है, सो ग्रैन्यूल्स इंड्यूस सेल टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट। मतलब साइटोटॉक्सिक है। मतलब क्या है? सेल को टॉक्सिक कर देता है। समझ में आया? तो दैट पर्टिकुलर साइटोटॉक्सिक टी सेल और TC सेल, उसने जाना कि हाँ ये सेल आपका इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो उसके ऊपर जाकर चिपक गया एंड इट इंजेक्टेड दैट पर्टिकुलर सेल विथ सेवरल स्मॉल पार्टिकल्स और ग्रैन्यूल्स। ये कौन सी है? ये टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स है। ये करता क्या है? इट विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इन्फेक्टेड सेल। अगर सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वायरस भी उसके साथ खलास हो जाएंगे। once they will die, or when once the cell is dead, the virus will also have will also be of no use. Why? क्योंकि होस्ट के बाहर वायरस का कोई रोल नहीं है रे भाई। आउटसाइड दी होस्ट द वायरस इज ऑफ नो यूज। तो वो क्या हो जाएगा? वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एल्स उसको जो प्रीवियस वाला हम लोग का कॉन्सेप्ट था, जहां पे एंटीबॉडी चिपक जाएगी एंड देन इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द फैगोसाइटिक सेल, तो वो फैगोसाइटिक सेल फिर उसे खा लेगा। तो पहले CMI, उसके बाद AMI, वायरस इज ओवर। चैप्टर क्लोज वायरस का। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक। जस्ट अ सेक। ठीक है ना, आगे चलते रहे बच्चा। जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था मैं, दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ द रिजेक्शन ऑफ दिस। यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन का एग्जाम्पल दिया, ब्लड डोनेशन का। ठीक है, वाई डू वी हैव टू मैच द ब्लड टाइप्स AB, वो ये कारण है। ठीक है, वाई? बिकॉज A के पास एंटीजन है, ठीक है, उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज आएंगी। नाउ इफ देयर इज कॉम्पैटिबिलिटी इश्यू, देन वो ब्लड आपका क्लम्प हो जाएगा एंड रिजल्ट्स इन हेमोलाइसिस एंड कैन बी क्रिटिकल टू द पेशेंट्स लाइफ। सेम वे में ऑर्गन्स का भी सेम प्रोसेस है। जैसे अगर मान लो नॉन कॉम्पैटिबल है तो वो डिफिकल्ट है, ओनली कॉम्पैटिबिलिटी होने से ही होगा। दैट इज द रीजन व्हाई जब ऑर्गन्स की डोनेशन होती है ट्रांसप्लांट्स के लिए, तो प्रेफरेबल क्या होता है? क्लोज रिलेटिव्स में या सिबलिंग्स में डोनेशन हो, तो रिजेक्शन की चांसेस कम हो जाती है।
बट अगर एक नॉन रिलेटेड, ठीक है, एलोग्राफ्ट हो रहा है, ठीक है, और जीनोग्राफ्ट हो रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप ही की बॉडी में से लेकर चिपकाया गया है या ट्रांसप्लांट किया गया फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, फॉर एग्जांपल स्किन ग्राफ्ट, तो आप ही की स्किन को लिया एंड रिक्वायर्ड जगह पे लगा दिया, उसमें रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ऑल्दो इट इज देयर बट चांसेस आर लेस, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ऑटोग्राफ्ट लेस रिजेक्शन, allograft मोर रिजेक्शन, ठीक है। एंड एक फाइनल है xenograph, ये अनरिलेटेड स्पीसीज है, ये मैक्सिमम रिजेक्शन है। ऑटोग्राफ मतलब तुम्हारी बॉडी का ही पार्ट तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। allograft मतलब from another no member of your no family or species, ठीक है, उसे आप कहेंगे allograft। xenograft मतलब from completely unrelated, ठीक है, that is called xenograft। now xenograft की सक्सेस रेट बहुत कम है, ऑटोग्राफ्ट की मैक्सिमम है, बट ऑटोग्राफ्ट में प्रॉब्लम ये है दैट हर बॉडी के आपके पार्ट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इनटू अनदर रीजन, बिकॉज डिफरेंशिएशन हो गया होता, ठीक है। ओनली स्किन और हेयर, दीज आर दी वंस जो कि ऑटोग्राफ्ट के मेजर कंपोनेंट्स हैं, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। हाउ देखो आईडी, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग are essential before undertaking any graft transplant. After this, the patient has to take immunosuppressant drugs. ठीक है, immunosuppressant drugs, fine, like steroidal drugs, fine, रोगैम, रोडी, ये सब चीजें देते हैं, एंटी-डी। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो प्रकार की चीज हम डालते हैं, वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, द अदर इज पैसिव इम्यूनिटी। नाउ इसका क्या सीन है सोचो, active immunity is that form of immunity in which the antibodies are produced by your body, ठीक है। Again, active immunity implies the antibodies will be produced by your body, तो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर ही प्रोडक्शन होंगी, दैट इज व्हाट यू कॉल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का अर्थ होता है जब आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू द रेसिपिएंट। व्हेन द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द पेशेंट और द रेसिपिएंट, देन इट इज टर्म्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। वापस से, एक्टिव का अर्थ है when the antibodies are produced inside the recipient or patient directly on its own or by support, जो भी हो, लेकिन उसी की बॉडी ही प्रोडक्शन करेगी, then it is active। when ready-made antibodies are transferred into the recipient or the patient, ठीक है, then you call it passive immunity। अब इसकी दो कंपोनेंट्स है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है, ठीक है। इन बोथ, एक्टिव में भी नेचुरल आर्टिफिशियल है और पैसिव में भी नेचुरल आर्टिफिशियल है। अब ये कैसे है ध्यान से समझो। इन केस ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, as you can see, immunity in which antibodies are produced in the host body, ठीक है, फाइन, अच्छा, and it is a slow process, yes, लेकिन long lasting।
स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा दिनों तक रहता है, ज्यादा दिनों तक इफेक्टिव रहता है, याद रखिएगा, लॉन्ग लास्टिंग है। एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा, मान लो आपको चिकन पॉक्स हुआ, किसी को भी चिकन पॉक्स कभी हुआ, तो नॉर्मली वो आपकी लाइफ का पहला और आखिरी होगा। व्हाई? बिकॉज द बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी ड्यू टू द इन्फेक्शन। तो वो इम्यूनिटी अगर मान लो बाद में कभी आप ना एक्सपोज भी होते हो, मान लो किसी के पास बैठे हो उसे चिकन पॉक्स हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको नहीं होगा। क्यों? आपकी बॉडी ने ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर दिया है। हाँ, ये हो सकता है कुछ सिम्टम्स दिखें, जैसे कि बुखार हुआ, ठीक है, इरिटेशन हुआ, वो कुछ इफेक्ट आया, लेकिन आप दोबारा से सेम सफरिंग आपको नहीं होगी, ये पक्का है, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल क्या हो गया? दी active immunity in which the antibodies are developed on direct exposure to antigens। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन या डिजीज जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, देन ओनली आपकी बॉडी में जब एंटीबॉडीज बनती हैं, उस फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी को नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो, डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब किसी ने आपको माइक्रोब इन्फेक्शन इंजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने आपको कॉन्टेमिनेट किया, ये कर सकता। मान लो किसी को बुखार है, सर्दी जुकाम है, आप उसके पास एक्सपोज हो गए, तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो हुआ, ये आपकी एक्टिव फॉर्म ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी है। ठीक है, सिमिलरली अगर उसी में आर्टिफिशियल देखेंगे, तो जितनी सारी आपकी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपको इंजेक्ट किया जाता है विथ डेड और इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजेंस के साथ, डेड, इनएक्टिव और वीकेंड अलाइव पैथोजेंस, मरे हुए हैं, ठीक है, या इनएक्टिव है, दैट इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? जिंदा है लेकिन कमजोर है। ठीक है, तो दो प्रकार की एंटीजेंस होगी। व्हेन दीज एंटीजेंस आर इंजेक्टेड इनटू दी पर्सन, तब उसकी बॉडी में भी अगेन एक्सपोजर की वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन एंटीबॉडीज का। ठीक है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ गिविंग दीज माइक्रोब्स, ये आर्टिफिशियल था, डायरेक्टली तो आकर घुसे नहीं थे माइक्रोब्स, हमने माइक्रोब्स को लेकर इनमें ठूस दिया, तो दैट्स व्हाई ये हो गई पैसिव। नेचुरल बट पैसिव। ठीक है, एक्टिव लेकिन आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ एक्टिव है, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स आर्टिफिशियल, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। व्हाई? बिकॉज ये आपकी प्रोडक्शन हो रही है डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी, but the mode of giving it to you or administering the thing is by injections etc। ठीक है, समझ में आया? यहाँ आप देख सकते हो, ये वायरसेस एंड पैथोजेंस डायरेक्टली अंदर घुस गए इन्फेक्शन की वजह से। यहाँ पे हम इस बच्चे को इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं माइक्रोब्स, ताकि इसकी बॉडी में इम्यूनिटी आए। ठीक है, सो बोथ आर एक्टिव, बट दिस इज नेचुरल, दिस इज आर्टिफिशियल। अरे ठीक है भाई, समझ में आ गया? फाइन, ओके। Now look at the passive immunity. Now you can see in this passive immunity में, as I have already said, ready-made antibodies are given। आप बोलेंगे सर रेडीमेड क्यों दिया फिर? अरे बाबू, सपोज द पर्सन और द पेशेंट इज वेरी वेरी इल, मतलब उसकी कंडीशन, हालत खराब है, फाइन, द बॉडी इज वेरी वीक, द इम्यून सिस्टम इज वेरी वीक। ठीक है, अगर उस समय आप उसकी बॉडी में डायरेक्टली
पैथोजेंस इंजेक्ट करोगे, माइक्रोब्स इंजेक्ट करोगे या एंटीजेंस डालोगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाए। भाई बिकॉज इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है ना, कंडीशन उसकी खराब है। तो पहले हम लोग के पास द ग्रेटर चैलेंज इज कि कैसे इस बंदे को बचा लिया जाए, सेव कर लिया जाए। ठीक है फाइन। तो ये सेव करने के लिए अब सिंस दी नो इन्फेक्शन कैसे घटा दिया जाए, वी कैन नॉट हैव एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। तो हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए लाकर उसकी बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन। So that's what you call passive immunity. यहाँ पे डायरेक्टली एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस विद इन द बॉडी बट रादर दे आर प्रोवाइडेड टू इट। ठीक है, देखो दो तरह की है भाई, एक नेचुरल हो गई, एक आर्टिफिशियल हो गई। नेचुरल फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी क्या है? यस, इसमें जैसे आपका फीटस है inside the mother. Now, fetus inside the mother receives antibodies through the placenta. देख रहे हो, प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज पहुंची फीटस के पास। कौन सी एंटीबॉडीज? IgG. So from the mother, the fetus now receives the IgG immunoglobulins. This helps the चाइल्ड टू रिसीव इम्यूनिटी। क्यों? उसकी इम्यून सिस्टम उस समय डेवलप नहीं हुई है, तो मदर से इम्यूनिटी ट्रांसफर हुई किसमें? बच्चे में। ठीक है, उसके बाद IgA ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ये सुना होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट बहुत बार दे रहा है अभी टीवी वगैरह में भी, सब में, FM में, टीवी में। व्हाट? पैदा होने के 6 से 7 महीने तक, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 2 years एंड अबव। ठीक है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए। वाई? बिकॉज इनिशियली जब once the child is born, ठीक है, the first few days of milk, जैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 week to 10 days रहता है, उस मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम इज एन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट रिच मिल्क, जो कि इनिशियल मिल्क है। फिर धीरे धीरे ये पतला हो जाएगा एंड इसमें एंटीबॉडी कम नहीं लगेगी। व्हाई? बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज नाउ एक्सपोज्ड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, बाहर बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स है, ठीक है, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पैथोजेंस। अंदर में द चाइल्ड वाज इन अ प्रोटेक्टेड हैबिटेट एनवायरनमेंट, लेकिन अब बाहर जब आ गया तो हर तरह की पैथोजन से उसको लड़ना पड़ेगा। तो उस बच्चे को इम्यूनिटी कहां से मिलेगी? वो इम्यूनिटी विल कम फ्रॉम द मदर्स मिल्क। ठीक है, तो इसलिए द फर्स्ट 7 to 10 days ऑफ मदर्स मिल्क कंटेन्स दिस कोलेस्ट्रम। ये कोलेस्ट्रम में क्या रहता है ना? एंटीबॉडीज रहती हैं। IgA is that antibody which provides immunity to the newly born child. ठीक है, तो ये दोनों चीजें नेचुरली आ रही हैं, प्रोड्यूस बाय द मदर, हेंस ये नेचुरल में जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल फॉर्म में अगर आएंगे आप, तो इसमें बेसिकली सेरम्स, ठीक है, एंटीबॉडी कंटेनिंग सेरम्स जो है वो दी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल टॉक्सॉइड्स, ATS हो गया, एंटी टेटनस सेरम। ठीक है, ये एंटी टेटनस में क्या है? आपके ऑलरेडी टेटनस इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया की अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज रहते हैं उसका एक मिक्सचर बनाया गया। ठीक है, फाइन, वायल। दिस वायल नाउ contains now antibodies against the Clostridium tetani. Antibodies against Clostridium
टेटनी, ये क्या करता है बच्चा? टेटनस कॉज करता है, टेटनस। आप सुने होंगे ना, मान लो आप गिर गए, चोट लगे कहीं पे, हाँ घाव हो गया है, खरोच आ गया, ठीक है, जब जाते हो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है टीटी ले लो रे बाबा, अरे वही है ये टीटी, टेटनस टॉक्साइड और एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। इज दैट क्लियर? फाइन। तो आपकी ये क्लैरिफाई हो गई, दो प्रकार की, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव में भी आपकी नेचुरल आर्टिफिशियल, ठीक है। कैसे होती है, क्या होती है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो, सेम चीज को जब आप एक प्रोग्राम या फिर मिशन के हिसाब से डालते हो, दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का अर्थ क्या है? The process of providing immunity or the process of boosting immunity, ठीक है, is known as immunization. The process of boosting immunity is known as immunization. अब ये भी दो प्रकार की हो गई, active immunization and passive immunization। मतलब अगर मान लो आपने डायरेक्टली डाल दिए इसके बॉडी में क्या, यस, एंटीजेंस, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, दैट इज ईदर डेड इनएक्टिव और वीकेंड अलाइव, वीकेंड अलाइव, ये दो कैटेगरीज है, ठीक है। इनको अगर आपने डाल दिया विद इन दी रिसीवर और रेसिपिएंट, तो उसकी बॉडी में इनकी एक्सपोजर से एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो सिंस द एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और दैट पर्टिकुलर ह्यूमन, तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सो इम्यूनिटी इज डेवलपिंग एक्टिवली, ठीक है। फिर आया पैसिव, इसमें सेम चीज है, इसमें डायरेक्टली एंटीबॉडीज दी गई, इसमें डायरेक्टली एंटीबॉडीज कंटेनिंग सेरम दिया गया। तो यहाँ पे और बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाता, क्यों? रेडीमेड एंटीबॉडीज दी गई है ना, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। इज दैट क्लियर? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्या है ये? प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, दैट इज एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, ठीक है, इधर डेड या फिर इनएक्टिव या फिर वीकेंड, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, results in the development of antibodies, ठीक है। During actual infection, the antibodies neutralize the antigens, ठीक है, neutralize the antigens, ठीक है जी। Then एग्जाम्पल्स क्या हो गए रे? पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। अब डीपीटी क्या है? डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। क्या है, वापस से बोल दे रहे हैं, याद रखो इसे। डीपीटी वैक्सीन इज और स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। ये तीन डिजीजेस हैं, तीन के लिए वैक्सीन एक साथ दी जाती है, उसे हम लोग डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पोलियो माइलिटिस के लिए पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को और क्या बोला जाता है? सॉल्क वैक्सीन, ठीक है। जॉन सॉल्क ने बनाया था, तो पोलियो वैक्सीन को सॉल्क वैक्सीन बोला गया, ठीक है। सो वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, यस। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे बनाया गया है? फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। देयरफॉर आजकल 5th जनरेशन वैक्सीन्स आर आल्सो कमिंग आउट, जिनको हम लोग डीएनए वैक्सीन्स भी बोलते हैं, ठीक है।
पैसिव कैसा हो गया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, तो पहले से रेडीमेड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स को इंजेक्ट कर दिया गया रेडीमेडली। नाउ सिंस रेडीमेडली डाल दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज पैसिव। ठीक है, क्यों? हमको क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, because it is very very essential for us to save that patient, तो उसकी बॉडी और उतनी केपेबल नहीं है टू प्रोड्यूस देम, देयरफॉर फटाफट काम करने के लिए, सेव करने के लिए पेशेंट को हमको देना पड़ा। लाइक टेटनस हो गया, स्नेक वेनम दैट इज एंटी वेनम हो गया, किसी को सांप ने काट लिया तो फटाफट उसको लेकर जाओ डॉक्टर के पास, सो दैट डॉक्टर विल इंजेक्ट इट विद द स्नेक वेनम एंटी सीरम, एंड दिस विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस या फिर इवन डेथ। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ फाइन। तो यहां तक हमने देखा रिगार्डिंग इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यून एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक 5 सेकेंड का छोटा सा ब्रेक लो, go through all the things that you have studied just now। ठीक है, एक बार उसे वापस से रिव्यू कर लो, and then we'll move into the next aspect, that is allergy। ठीक है, फटाफट 5 to 10 seconds only, जल्दी।